बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मुआज़ रसूल, योर प्रोफेसर ऑफ फिजिक्स। स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने ए प्लस सीरीज़ का टेस्ट नंबर 12 डिस्कस करना है कि जिसका ताल्लुक आपके यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 के साथ है। सो बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया किए बगैर क्वेश्चन नंबर 86 से अपनी बात शुरू करते हैं। जी, तो क्वेश्चन नंबर 86, resistance of the given wire is obtained by measuring current flowing through it and the potential difference across it. If the percentage uncertainties in the measurement of current and the potential difference are 3% and 4% respectively, then the uncertainty in the resistance is. Now according to Ohm's law, resistance R किसके बराबर होती है? V over I. ना इसका क्या मतलब हुआ कि R का आंसर निकालने के लिए आपको V और I को डिवाइड करना पड़ेगा, लेकिन आपको पता है कि डिवीजन की वजह से आने वाले आंसर में परसेंटेज एरर निकालने के लिए डिवाइड होने वाली क्वांटिटीज के परसेंटेज एरर्स को ऐड करना पड़ता है। इसका मतलब R का जो एरर होगा वो V और I के परसेंटेज अनसर्टेनिटीज या एरर्स का सम होगा। V का परसेंटेज एरर 4%, I का परसेंटेज एरर 3%, तो R का परसेंटेज एरर कम्स आउट टू बी 7%। आपके 86th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 87, इफ x1 equals 10.5 plus minus 0.1 centimeter and x2 equals 26.8 plus minus 0.01 centimeter, then x2 minus x1 given by. तो पहले x2 minus x1 तो निकाल लेना। तो x2 minus x1 comes out to be 26.8 minus 10.5, that is 16.3 centimeter। और क्या इससे हमें कोई हिंट मिल रहा है? को बहुत ज्यादा हिंट नहीं मिल रहा, सो इसका के बीटा आंसर नहीं हो सकता। अब आगे अनसर्टेनिटी की तरफ आए तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन के नतीजे में जो आंसर आता है उसमें अनसर्टेनिटीज निकालने के लिए लीस्ट काउंट्स को ऐड करना पड़ता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज को ऐड करना पड़ता है। x1 की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी थी? 0.1। x2 की एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी कितनी थी? 0.1। तो फाइनल आंसर का एरर निकालने के लिए आपको ये दोनों एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटीज या लीस्ट काउंट्स ऐड करने पड़ेंगे। तो आंसर आएगा 16.3 और इसमें जो अनसर्टेनिटी होगी वो 0.1 प्लस 0.1 यानी 0.2 सेंटीमीटर होगी। तो दिस इज द करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ द आंसर, 16.3 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। आपके 87 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 88, द पॉसिबल एरर इन द मेजरमेंट ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अल्फा सिस्टमैटिक एरर। सिस्टमैटिक एरर कौन कॉज करेगा? स्टॉप वॉच या उसका लीस्ट काउंट या उसकी पुअर कैलिब्रेशन या ग्रेडिंग। और रैंडम एरर कौन कॉज करेगा? पर्सनल एरर भी हो सकता है, काम करने वाले शख्स की नेग्लिजेंस भी हो सकती है, और सराउंडिंग की वजह से चेंज होने वाला टेम्परेचर भी हो सकता है जो पेंडुलम की लेंथ को डिस्टर्ब कर सकता है। सो सिस्टमैटिक एरर और रैंडम एरर दोनों यहां पे क्या करेंगे? एग्जिस्ट करेंगे। आपके 88 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बोथ A and B यानी चार्ली। क्वेश्चन नंबर 89, द एरर इन द मेजरमेंट मे अकर ड्यू टू। एक एक ऑप्शन देख लें। अल्फा इनएक्सपीरियंस ऑफ द पर्सन यानी पर्सनल एरर, बीटा इनअप्रोप्रिएट मेथड, ये भी पर्सनल एरर में आ सकता है, चार्ली द फॉल्टी ऑपरेटर्स। अब ये जाहिर सी बात है ये सिस्टमैटिक एरर में आएगा। तो पर्सनल एरर, रैंडम एरर, सिस्टमैटिक एरर ये तमाम ही यहाँ पे आपको एग्जिस्ट करते दिखाई दे रहे हैं। आपके 89 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ यानी डेल्टा। क्वेश्चन नंबर 90, if the kinetic energy of the body becomes 4 times of its initial value, then the new momentum will be। अच्छा, इसमें वर्ड कौन सा यूज हुआ है? आ बॉडी का। इसका मतलब उस बॉडी की मास क्या है? कांस्टेंट है। और सिर्फ कौन चेंज हुई है? काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई है। और कितनी दफा, कितना चेंज हुई है? 4 टाइम्स चेंज हुई है। तो बताएं नया मोमेंटम क्या होगा? Now, in terms of kinetic energy, mass and momentum, the momentum can be written as P equals square root 2 mke। 2 कांस्टेंट, m कांस्टेंट, इसका मतलब मोमेंटम है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ काइनेटिक एनर्जी। और आगे तो अब सवाल जुबानी भी हो सकता है। काइनेटिक एनर्जी में इजाफे का क्या मतलब? मोमेंटम में भी इजाफा, लेकिन मोमेंटम काइनेटिक एनर्जी के स्क्वायर रूट पर डिपेंड कर रही है। तो अगर काइनेटिक एनर्जी में 4 गुना इजाफा हो रहा है तो मोमेंटम में ट्वाइस यानी 2 गुना का इजाफा होगा। आपके 90th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा बिकम्स ट्वाइस ऑफ इट्स इनिशियल वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 91, a car is moving with a speed of 15 meter per second. Now this is V. If the mass of the car is 1000 kilogram, this is M. Then its kinetic energy is one of the easiest MCQ. K is equal to half
mv स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होगा 225 एंड 225 ओवर 2 इज 112.5 और 1000 किलो जूल में चेंज हो जाएगा या किलो में चेंज हो जाएगा। आपके 91st MCQ का आंसर क्या आएगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 92, लाइट एंड हैवी बॉडीज हैव इक्वल काइनेटिक एनर्जी, व्हिच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम। दोबारा इसी फॉर्मूला पे फोकस करें तो मोमेंटम इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2m काइनेटिक एनर्जी, 2 कांस्टेंट, और इस एमसीक्यू में दोनों बॉडीज की काइनेटिक एनर्जी भी क्या है? कांस्टेंट। इट मींस मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास। तो किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? जिसकी मास ज्यादा होगी। आपके 92 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? हैवी बॉडी, यानी आपके 92 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 93, a force of 3i plus 8j plus 8k Newton gives displacement of 5i plus 6k meter, then the work done is. Again, one of the easier MCQ. work का formula W equals F dot D. फोर्स कितनी थी? ये। डिस्प्लेसमेंट क्या था? ये। आपको पता है डॉट प्रोडक्ट में i वाला i से, j वाला j से, k वाला k से मल्टीप्लाई होता है। तो 3i और 5i आपस में मल्टीप्लाई होंगे सच दैट के 3 into 5 becomes 15। j को कोई मल्टीप्लाई करने वाला नहीं है, और 8k और 6k आपस में मल्टीप्लाई होंगे सच दैट 8 into 6 is 48। 48 plus 15 comes out to be 63 जूल। आपके 93rd MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा। Question number 94. Consider the figure in which a force F acts on a body through a distance d, for which value of theta the work is said to be maximum. फिगर आपके सवाल में भी बनी हुई है, फिगर मैंने यहां पे भी बना दी है। फोर्स और y एक्सिस में कौन सा एंगल बन रहा है? थीटा। y एक्स एक्सिस में ये पूरा एंगल कितना बनेगा? 90। तो अगर उसमें ये क्या है? थीटा, तो ये एंगल क्या होगा? 90 माइनस थीटा। नो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? एफ डी कॉस, और कॉस के आगे एंगल कौन सा आता है? जो एफ और डी में बन रहा हो। एफ और डी में कौन सा एंगल बन रहा है? 90 माइनस थीटा। तो कॉस 90 माइनस थीटा कम्स आउट टू बी साइन थीटा। तो वर्क का फॉर्मूला चेंज होके एफ डी साइन थीटा हो गया। और अब वर्क कब मैक्सिमम होगा? जब साइन मैक्सिमम होगा, और साइन किस एंगल पे मैक्सिमम होता है? 90 डिग्री पर। 94 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा, यानी 90 डिग्री। Question number 95. Planck's constant over spring constant has the same units as those of. Now Planck's constant is h, spring constant is k. Planck's constant के यूनिट वही होते हैं जो एंगुलर मोमेंटम के होते हैं, दैट इज जूल सेकंड, और स्प्रिंग कांस्टेंट के यूनिट वही होते हैं जो सरफेस टेंशन के होते हैं, दैट इज न्यूटन पर मीटर। न्यूटन पर मीटर वैसे का वैसा, सेकंड वैसे का वैसा। जूल की जगह क्या लिखा जा सकता है? न्यूटन मीटर। न्यूटन और न्यूटन आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। पर मीटर ऊपर जाके मीटर को क्या कर देगा? मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड। मीटर स्क्वायर क्या है? एरिया। सेकंड क्या है? टाइम। तो ये कौन से यूनिट बन जाएंगे? एरिया इंटू टाइम। 95 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 96. Two measurements have fractional uncertainty 0.03 and 0.02. Which measurement will be more accurate? तो जिसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी कम है उसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी भी कम होगी और उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी। किसकी फ्रैक्शनल अनसर्टेनिटी आपको कम दिखाई दे रही है? 0.02 वाले की। तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कम होगी और एक्यूरेसी ज्यादा होगी। 96th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 97. The time for 25 vibrations of the simple pendulum is recorded by a stopwatch of least count 0.1 second is 54.6 second. The uncertainty in the time period will be. टाइमिंग एक्सपेरिमेंट्स के लिए एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी क्या होती है? लीस्ट काउंट बाय वाइब्रेशंस। लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेकंड। वाइब्रेशन कितना है जी? 25। सो दिस कम्स आउट टू बी 1 सेकंड ओवर 250 विच इज ऑफ कोर्स 0.004 सेकंड। आपके 97th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 98. The displacement time graphs of two bodies A and B are as shown in the figure. The ratio of VB over VA is. ग्राफ आपके सवाल में भी बना हुआ है, ग्राफ मैंने यहां पे भी बना दिया। अब जरा ध्यान से देखिएगा कि जो ग्राफ B है वो y एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है? 30। तो ग्राफ B x एक्सिस या टाइम एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा होगा? 60। इसी तरह ग्राफ A y एक्सिस या डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा है? 60। तो ग्राफ A टाइम एक्सिस या x एक्सिस से कौन सा एंगल बना रहा होगा? 30। तो इनके एक्चुअल एंगल्स बेसिकली सवाल में दिए हुए एंगल से रिवर्स हैं। आगे चलें। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के लिए ग्राफ का स्लोप यानी डेल्टा y ओवर डेल्टा x यानी tan थीटा
बेसिकली डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी होता है, यानी क्या होता है वेलोसिटी। इट मींस वेलोसिटी इज tan थीटा। तो यहां से रेशियो निकाल लें तो वी बी ओवर वी ए इक्वल्स tan थीटा बी ओवर tan थीटा ए, where theta b is the angle made by the graph with the time axis or x axis that is 60 and theta a is the angle made by the graph A with the time axis or x axis that is 30. Theta b is the angle made by the graph B with x axis. Theta a is the angle made by the graph A with x axis. Tan 60 is square root 3, tan 30 is 1 over square root 3. Square root 3 ऊपर जाके स्क्वायर रूट 3 से जब मल्टीप्लाई होगा सो आंसर कम्स आउट टू बी 3:1 या 3। आपका 98 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 99, अ कांस्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास 5 किलोग्राम, नाउ दिस इज m, changes its speed from 4 meter per second, this is vi, to 24 meter per second, this is vf, in 5 seconds, this is t, the direction of motion of the body remaining unchanged, find the magnitude of the force। F equals ma और A equals VF minus VI over T। M कितना था 5, VF कितना था 24, VI कितना था 4, टाइम कितना था 5, 5 और 5 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। 24 minus 4 comes out to be 20 न्यूटन। आपके 99th MCQ का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 100, a body of mass 2 kilogram collides with a wall with speed of 10 meter per second and rebounds with the same speed if the time of contact is 1 over 500 seconds, then the force exerted on the wall is। अच्छा, एक बॉडी है वो वॉल पे जाके हिट करती है। फर्स्ट करें वॉल उस ऑब्जेक्ट पे कौन सी फोर्स लगा रही है? F, एक्शन की। तो रिएक्शन के तौर पे वो ऑब्जेक्ट वॉल पे कौन सी फोर्स लगा रहा होगा? -F। तो इसका मतलब अगर वॉल की ऑब्जेक्ट पे लगाएगी फोर्स क्या है? ma, तो ऑब्जेक्ट की वॉल पे लगाएगी फोर्स क्या हो जाएगी? F इक्वल्स -ma। पहली बात। दूसरी बात, बॉडी किस वेलोसिटी से गई, किस स्पीड से गई थी? 10 से, और आई भी किस स्पीड से? 10 से। इसका मतलब स्पीड चेंज नहीं हो रही, लेकिन टकराने के बाद वेलोसिटी अपनी डायरेक्शन क्या कर रही है? रिवर्स कर रही है। यानी अगर जाते हुए वेलोसिटी हम क्या ले लें, यानी इनिशियल वेलोसिटी vi हम क्या ले लें? 10 मीटर पर सेकंड, तो वापस आते हुए फाइनल वेलोसिटी यानी vf क्या हो जाएगी? जी बिल्कुल, -10 मीटर पर सेकंड। और आगे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। वही फॉर्मूला F इक्वल जो अभी हमने यूज किया था, -mv f माइनस vi ओवर t, माइनस m कितना था 2, vf क्या था? -10, माइनस vi कितना था? 10, और टाइम कितना था? 1 over 500। नो -10 इज -20, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 20 into 2 is 40, और 500 ऊपर आके जब 40 से मल्टीप्लाई होगा सो आंसर कम्स आउट टू बी 2 into 10 raised to the power 4 न्यूटन, यानी 100th MCQ का आंसर क्या होगा? बी का। अब यहाँ पे बास बच्चे एतराज ये करते हैं कि सर आपने दीवार की फोर्स को पॉजिटिव ले लिया और ऑब्जेक्ट की फोर्स को नेगेटिव ले लिया, इससे खुद बहुत ऑटोमेटिकली आंसर आ गया। नहीं, ये ऐसा नहीं है, आप रिवर्स भी कर सकते हैं। आप दीवार की फोर्स नेगेटिव ले लें और ऑब्जेक्ट की फोर्स क्या ले लें? पॉजिटिव ले लें, स्टिल यही आंसर आएगा। बस अब आंसर के साथ कौन सा साइन आ जाएगा? माइनस। तो अब आंसर क्या आ जाएगा? -2 into 10 raised to the power 4 न्यूटन, कि जिसका मैग्नीट्यूड अभी भी आपको 2 into 10 raised to the power 4 न्यूटन ही दिखाई दे रहा है। सो फॉर द लास्ट टाइम आई रिपीट, आपके 100th MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा। क्वेश्चन नंबर 101, the A1, A2 and A3 are the accelerations produced in the 3 different particles whose velocity time graphs are given below then। नो ग्राफ आपके सामने सवाल में बने हुए, प्लीज उसको देखते जाइएगा और मुझे ध्यान से सुनते जाइएगा। ग्राफ A1 में आपको जिसका साइज सबसे छोटा आपको दिखाई दे रहा है, ग्राफ A1 में आपको लेंथ कितनी दिखाई दे रही है? 5, और विड्थ कितनी दिखाई दे रही है? 0 से 10 तक। नो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको ग्राफ का क्या निकालना पड़ता है? स्लोप निकालना पड़ता है। तो अगर मैं इस ग्राफ का स्लोप निकालूंगा तो इस ग्राफ का स्लोप क्या निकलेगा? लेंथ ओवर विड्थ, यानी y एक्सिस ओवर x एक्सिस। मैं फिर बोल रहा हूं, A1 ग्राफ में आपको लेंथ कहां से कहां तक दिखाई दे रही है? 0 से 5 तक, और विड्थ कहां से कहां तक दिखाई दे रही है? 0 से 10 तक। तो A1 कम्स आउट टू बी 0.5। A2 के लिए लेंथ आपको कहां से कहां तक दिखाई दे रही है? 0 से 10 तक, और विड्थ आपको कहां से कहां तक दिखाई दे रही है? 10 से 20 तक। तो A2 ग्राफ के लिए लेंथ क्या होगी? 10, और विड्थ क्या होगी? 10। तो A2 ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा? 1। और सिमिलरली जब आप यही एक्सरसाइज A3 के लिए करेंगे तो उसके लिए लेंथ आपको 0 से 15 तक जाती दिखाई दे रही है। तो A3 एक्सेलरेशन आ जाएगा 1.5। सो सबसे बड़ा एक्सेलरेशन A3, उसके बाद A2, उसके बाद A1। आपके 101 MCQ का आंसर क्या होगा? बीटा।
क्वेश्चन नंबर 102, इन द गिवन ग्राफ द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ से डिस्टेंस निकालने के लिए आपको ग्राफ का एरिया लेना पड़ता है। इसका मतलब यहां पे जो टोटल डिस्टेंस होगा वो 3 एरियाज का सम होगा। फर्स्ट इज अ ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, सेकंड इज अ रेक्टेंगल और अ स्क्वायर, एंड थर्ड इज आल्सो अ राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ, और रेक्टेंगल या स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो आगे तो क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है। राइट एंगल ट्रायंगल जो पहली बन रही है उसका एरिया क्या होगा? हाफ 30 इंटू 1। रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा जो दूसरी है? 30 इंटू 1, और तीसरी राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा? हाफ 30 इंटू 1, और दैट इज 15, दैट इज 15, दैट इज 30, 15 प्लस 15 30, 30 प्लस 30 कम्स आउट टू बी 60 मीटर। आपके 102 एमसीक्यू का आंसर क्या आएगा? अल्फा। क्वेश्चन नंबर 103, two kids weighing 10 kilogram and 20 kilogram are trying to balance a seesaw of total length 5 meter with pivot at the center. If 10 kilogram kid is sitting at one end, where must other kid sit from pivot on the other side of the pivot to establish the equilibrium? अच्छा, आपके पास एक सीसॉ है, उसकी टोटल लेंथ कितनी है? 5 मीटर। वो कहां पे पिवट हुआ हुआ है? सेंटर पे। तो इसका मतलब यहां से यहां तक का फासला 2.5 मीटर और यहां से यहां तक का फासला भी 2.5 मीटर। एक 10 किलोग्राम वाला बच्चा एक किनारे पे बैठा हुआ है, तो 10 किलोग्राम वाला बच्चा जो किनारे पे बैठा हुआ है उसका पिवट से फासला क्या होगा? 2.5 मीटर। अब आपका सवाल क्या है कि 20 किलोग्राम वाला बच्चा कहां पे बैठे ताकि सीसॉ इक्विलिब्रियम में आ जाए। तो फर्स्ट करें, 20 किलोग्राम वाला बच्चा पिवट से एक्स फासले पे बैठा हुआ है कि इक्विलिब्रियम पैदा हो गया, तो आपने ये एक्स निकालना है। नाउ इक्विलिब्रियम कब पैदा होगा? जब सम ऑफ ऑल टॉर्क्स इज इक्वल टू 0। तमाम टॉर्क्स का सम कब 0 होगा? जब क्लॉकवाइज टॉर्क इज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा करने की कोशिश कर रहा है? 20 किलोग्राम वाला ऑब्जेक्ट या बच्चा। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा करने की कोशिश कर रहा है? ये 10 किलोग्राम वाला बच्चा। सो क्लॉकवाइज टॉर्क मस्ट बी इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स क्या है? दोनों बच्चों का वेट यानी mg। तो पहले बच्चे के लिए फोर्स क्या हो जाएगी? 20g, और दूसरे बच्चे के लिए फोर्स क्या हो जाएगी? 10g, वे g इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। सो अब मैं निकालने लगा हूं टॉर्क। क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा कर रहा है? ये वाला जो बच्चा है। तो इसका टॉर्क क्या होगा? फोर्स इनटू मोमेंट आर्म। फोर्स कितनी थी? 20g, और मोमेंट आर्म क्या था? फोर्स से लेके सेंटर तक का फासला, दैट इज x। और एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क कौन पैदा करने की कोशिश कर रहा है? 10 किलोग्राम वाला स्टूडेंट या बच्चा। अब इसके लिए फोर्स क्या होगी? 10g, और इसके लिए मोमेंट आर्म क्या होगा? फोर्स से लेके सेंटर तक का फासला, दैट इज 2.5। प्लीज यार ध्यान से देखिएगा, g और g आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। जब मैं इस 2.5 को क्या लिखूंगा? 25/10, तो वो डेसिमल वाला 10 और 10 आपस में क्या हो जाएगा? कैंसिल। 20 उधर जाके 25 से क्या होगा? डिवाइड। सो x कम्स आउट टू बी 25/20, दैट इज 5/4, दैट इज 1.25। आपके 103rd एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली, यानी 1.25। Question number 104. Two balls are thrown at angle of theta and 90 minus theta with a horizontal with the same speed. The ratio of their time of flight is. Now projectile के लिए time of flight का फॉर्मूला क्या होता है? T equals 2vi sin theta over g. This goes to show time period is directly proportional to sin theta. रेशियो निकाल लें, T1 by T2 equals sin theta 1 over sin theta 2. theta 1 वो एंगल जिसका जिक्र एमसीक्यू में पहले है यानी थीटा, और थीटा 2 वो एंगल के जिसका जिक्र एमसीक्यू में बाद में यानी 90 माइनस थीटा। साइन थीटा वैसे का वैसा, एंड साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, एंड साइन थीटा बाय कॉस थीटा कम्स आउट टू बी tan थीटा या tan थीटा रेशियो 1। आपके 104th एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? चार्ली। क्वेश्चन नंबर 105, इफ x इज इक्वल टू 80 प्लस हाफ ct स्क्वायर, where x इज द डिस्टेंस एंड t इज द टाइम, यानी x के यूनिट्स मीटर हैं और टाइम के यूनिट्स सेकंड हैं, देन द यूनिट्स ऑफ a एंड c must be. Now इक्वेशन आपके सामने, यहां पे भी मैंने लिख दी, x इक्वल्स 80 प्लस हाफ ct स्क्वायर। आई एम श्योर आपको आइडिया होगा कि इक्वेशन में जो लेफ्ट हैंड साइड के यूनिट्स होते हैं वही राइट हैंड साइड में आने वाली एक टर्म का यूनिट होगा। मसलन अगर x क्या है? लेंथ, और इसका यूनिट क्या है? मीटर, तो 80 इस पूरी टर्म का यूनिट भी क्या होगा? मीटर। यानी अगर x मीटर में है तो 80 भी क्या होगा? मीटर में। यहां से अगर मैं टाइम को उधर ले जाऊं तो एक किसके बराबर आ जाएगा? मीटर पर टाइम या मीटर पर सेकंड। और इससे क्या हमें कोई हिंट मिल रहा है? अगेन ज्यादा हिंट नहीं मिल रहा, सो इसके क्या अल्फा आंसर नहीं हो सकता। इसका मतलब हमें सी भी क्या करना पड़ेगा? कैलकुलेट करना पड़ेगा। नो आगे चलें।
फिर वही बात, अगर x किस में है मीटर्स में, तो हाफ CT² भी किस में होगा, मीटर्स में। तो यहां से c क्या आ गया, 2m/t²। 2 का तो कोई यूनिट नहीं होता, और t² का क्या मतलब है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो a इज अ काइंड ऑफ वेलोसिटी एंड c इज द काइंड ऑफ एक्सेलरेशन। 105 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। क्वेश्चन नंबर 106, हाउ मेनी पीटा सेकंड्स आर देयर इन 1 नैनोसेकंड। 1 नैनोसेकंड में कितने पीटा सेकंड्स होते हैं। नो प्लीज ध्यान से देखिएगा, 1 नैनोसेकंड इज 10⁻⁻9 सेकंड। तो अगर मैं उल्टा कर दूं तो 1 सेकंड किसके बराबर आ जाएगा, 10⁻+9 नैनोसेकंड्स। इसी तरह याद रखिएगा 1 पीटा सेकंड इज इक्वल टू 10⁻15 सेकंड्स। तो अगर मैं उल्टा कर दूं तो 1 सेकंड क्या आ जाएगा, 10⁻⁻15 पीटा सेकंड। ये ज़हन में रखिएगा और ये ज़हन में रखिएगा। चलो, अब मैंने आगे क्या किया कि 1 सेकंड इक्वल्स 1 सेकंड, दो 1 सेकंड्स को कंपेयर कर दिया। एक 1 सेकंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻+9 नैनोसेकंड, और एक 1 सेकंड की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 10⁻⁻15 पीटा सेकंड। यहां पे 10⁻9 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1 नैनोसेकंड कम्स आउट टू बी 10⁻⁻15 पीटा सेकंड ओवर 10⁻9। ये 10⁻9 ऊपर चला जाएगा, तो 1 नैनोसेकंड इज 10⁻⁻24 पीटा सेकंड। तो एक नैनोसेकंड में कितने पीटा सेकंड्स होते हैं, 10⁻24। आपके 106th MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। सो होपफुली सवाल आपको समझ आ गया होगा, बट आई डू सजेस्ट कि एक दफा आप इसको करके देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 107, diameter of the wire is measured by a screw gauge. Which of the following can be the possible value? Now the least count of the screw gauge is 0.01 millimeter. I repeat, least count of the screw gauge is 0.01 millimeter. इसका मतलब मिलीमीटर में रहते हुए आपके पास डेसिमल के बाद कितनी प्लेसेस होनी चाहिए, 2। इस बात को सामने रखते हुए आंसर देखें। तो पहला आंसर इसलिए गलत है या अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इसमें डेसिमल के बाद सिर्फ आपको एक नंबर दिखाई दे रहा है, और तीसरा और चौथा आंसर तीसरे और चौथे आंसर इसलिए गलत हैं कि तीसरे आंसर में आपको डेसिमल के बाद 3 प्लेसेस दिखाई दे रही हैं, और चौथे आंसर में आपको डेसिमल के बाद 4 प्लेसेस दिखाई दे रही हैं। डेसिमल के बाद लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज को सामने रखते हुए हमारे पास सिर्फ कितनी प्लेसेस की इजाजत मौजूद है, 2, और ये कंडीशन सिर्फ आपको बी का ऑप्शन फुलफिल करती दिखाई दे रही है। आपके 107 MCQ का आंसर क्या होगा, 2.12 मीटर नहीं बल्कि 2.12 मिलीमीटर, यानी आपके 107 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। आई रिपीट, 2.12 मीटर नहीं, 2.12 मिलीमीटर, क्योंकि स्क्रू गेज का लीस्ट काउंट 0.01 मिलीमीटर होता है। आई रिपीट, 107 का आंसर होगा बीटा। क्वेश्चन नंबर 108, a force of 2000 Newton acts on a body of mass 20 kilogram such that its velocity changes from vi to vf in 10 seconds. Then the change in momentum will be. Change in momentum is impulse, और impulse क्या होता है, force into time. Force कितनी थी 2000, time कितना था 10, तो 2000 into 10 comes out to be 20,000 Newton second. 108 MCQ का आंसर क्या होगा, बीटा। Question number 109, a projectile is thrown at an angle of theta with y-axis during its upward flight. The angle of the velocity vector with y-axis. जैसे जैसे प्रोजेक्टाइल ऊपर जाता है वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो कांस्टेंट रहता है, वर्टिकल कंपोनेंट छोटा होता जाता है। इसका मतलब वेलोसिटी वेक्टर किसकी तरफ टिल्ट होना शुरू हो जाएगा, किसकी तरफ आना शुरू हो जाएगा, एक्स एक्सिस की तरफ आना शुरू हो जाएगा। अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है, अगर ये वेलोसिटी एक्स एक्सिस की तरफ आ रही है तो ये वाई एक्सिस से किधर जा रही होगी, दूर जा रही होगी। इसका मतलब ये वेलोसिटी जैसे जैसे एक्स एक्सिस की तरफ आती जाएगी, इसका एक्स एक्सिस से एंगल क्या होता जाएगा, कम, और वाई एक्सिस से एंगल क्या होता जाएगा, ज्यादा होता जाएगा। इनफैक्ट टॉप पे पहुंच के वेलोसिटी का सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रह जाता है, हॉरिजॉन्टल। इसका मतलब टॉप पे वेलोसिटी वाई एक्सिस से कौन सा एंगल बना रही होगी, 90 डिग्री। आपके 109 MCQ का आंसर क्या होगा, इंक्रीजेस यानी अल्फा। Question number 110, two equal and opposite forces acting on a body at the same point will cancel each other. कुछ पैदा नहीं करेंगी, क्योंकि दोनों फोर्सेस के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है सेम, और डायरेक्शंस क्या है ऑपोजिट, और पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या है सेम, दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। आपके 110 MCQ का आंसर आएगा
none of these, यानी डेल्टा. क्वेश्चन नंबर 111. Two cars A and B are going around concentric circular path. Concentric circular path का क्या मतलब है? दोनों गाड़ियों का के सर्कुलर पाथ का सेंटर क्या है? बिल्कुल सेम है. आई रिपीट, दोनों गाड़ियों के सर्कुलर पाथ का सेंटर बिल्कुल क्या है? सेम है. यानी क्वाइट पॉसिबल है कि एक गाड़ी इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो और दूसरी गाड़ी इस सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, तो दोनों गाड़ियों के सर्कुलर पाथ के रेडियाई क्या है? डिफरेंट है. सर्कमफेरेंस लेंथ क्या है? डिफरेंट है. लेकिन दोनों गाड़ियों के सर्कुलर पाथ के सेंटर्स क्या है? सेम है. ऐसे सर्कल्स कंसेंट्रिक सर्कल्स कहलाते हैं. ऑफ रेडियाई आर ए एंड आर बी रिस्पेक्टिवली, if the two cars complete the circular paths in the same time, then the ratio of angular speeds of A and B is. Now angular speed is 2 pi over t, 2 is constant, pi is constant, और दोनों गाड़ियों का एक रेवोल्यूशन पूरा करने का टाइम यानी टाइम पीरियड भी क्या है? सेम है. तो दोनों गाड़ियों के लिए 2 पाई और t सब कुछ क्या है? सेम है. तो दोनों गाड़ियों के लिए, दोनों कार्स के लिए एंगुलर वेलोसिटी भी बिल्कुल क्या होगी? ओमेगा भी बिल्कुल क्या होगी? सेम होगी. और सेम चीजों की रेशो आपको 1:1 या यूनिटी देगी. आपके 111th MCQ का आंसर क्या होगा? अल्फा. क्वेश्चन नंबर 112. The angular displacement covered by the second hand of a clock while moving from 45 second is. अच्छा, सेकंड हैंड जो अपना एक चक्कर 60 सेकंड में पूरी करती है, सेकंड वाली सुई जो अपना एक चक्कर 60 सेकंड में पूरी करती है, बताएं वो 45 सेकंड पूरा करने में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी. फर्स्ट करें, सेकंड हैंड इनिशियली कहां पे थी? 12 पे. तो वो 15 सेकंड बाद कहां पे आ जाएगी? 3 पे. 30 सेकंड के बाद कहां पे आ जाएगी? 6 पे. और 45 सेकंड के बाद कहां पे आ जाएगी? 9 पे. यही होता है ना क्लॉकवाइज. यानी अगर मैं सेकंड हैंड को चलाना शुरू करूं तो यूं मूव करते करते 15 सेकंड बाद कहां पे आएगी? 3 पे. 30 सेकंड बाद कहां पे आएगी? 6 पे. और 45 सेकंड के बाद कहां पे आएगी? 9 पे. तो ये एंगल कितना कवर हो रहा है ये पता चलाना मुश्किल नहीं है. यहां से यहां आते हुए 90, यहां से यहां आते हुए 90, यहां से यहां आते हुए 90. ओवरऑल कितना एंगल कवर हो रहा है? जी बिल्कुल 270 डिग्री. एंड 270 डिग्री इज 3 पाई बाय 2 रेडियंस. अगर आप में से किसी को इस बात का आइडिया नहीं है तो पाई रेडियंस किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के. तो अगर मैं यहाँ पे 180 रिप्लेस करूंगा तो 180 by 2 comes out to be 90 and 90 into 3 is 270. So 3 pi by 2 radians या 270 degree is the answer as far as this MCQ is concerned. 112th MCQ का आंसर क्या होगा? चलिए. Question number 113. What will be the torque due to a couple as shown in the figure? फिगर आपके सवाल में भी बनी हुई है, फिगर मैंने यहां पे भी बना दी है. ये सारी सिचुएशन आपके सामने. ये वो जिस्म है या रॉड है कि जिसका सेंटर से किसी भी फोर्स तक का फासला क्या है? 0.5 मीटर. तो इस पूरी रॉड की लेंथ ऑफ कोर्स क्या होगी? 1 मीटर. दोनों किनारों पे कपल लग रहे हैं. अच्छा, एक किनारे पे उसने क्या बताया हुआ है कि ये है फोर्स जो कि रॉड से कौन सा एंगल बना रही है? 30 डिग्री का एंगल बना रही है. प्लीज ध्यान से देखिएगा. सेंटर से लेके फोर्स तक का फासला क्या कहलाता है? मोमेंट आर्म आर. तो ये आर है, ये आर है. नाउ दिस इज फोर्स. ये पूरी लाइन किसको शो कर रही है? फोर्स को. और ये किसको शो कर रहा है? आर को. तो अगर ये एंगल 30 है तो ये एंगल भी कितना होगा? 30 डिग्री. तो आर और एफ में इसका मतलब यहाँ पे कौन सा एंगल बन रहा है? 30 डिग्री बन रहा है. अगर आपको बात समझ आ गई है तो आगे क्वेश्चन काफी आसान हो जाता है. कपल के लिए टॉर्क क्या होता है? आर एफ साइन थीटा. इसमें आर क्या होता है? दोनों फोर्सेस के दरमियान का फासला. दोनों फोर्सेस के दरमियान का फासला क्या था? 0.5 + 0.5 दैट इज 1. एफ क्या है? कोई सी एक फोर्स के जिसका मैग्नीट्यूड क्या था? 10. साइन. और थीटा क्या होता है? मोमेंट आर्म और फोर्स, यानी आर और एफ में बनने वाला एंगल. आर और एफ में ये एंगल कितना बन रहा है? यही वाला, यानी 30. तो थीटा की जगह आ गया 30. 1 into 10 is 10, sin 30 is 1/2, 10/2 comes out to be 5 Newton मीटर. आपके 113th MCQ का आंसर क्या आएगा? अल्फा. क्वेश्चन नंबर 114. A massive body of mass m1 moving with the velocity v1 collides with a light body of mass m2 at rest. The velocity of the latter body before collision will be dash if the collision is perfectly elastic. Latter body का क्या मतलब है? वो बॉडी जिसका जिक्र MCQ में बाद में हुआ, यानी m2, और टकराने से पहले m2 किस हालत में था? रेस्ट हालत में था. 114th MCQ का आंसर क्या होगा? 0, यानी अल्फा. और ऑफ कोर्स आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 115. फॉर सेम चेंज इन मोमेंटम व्हिच विल हर्ट
you more among the following situations? A. Kicking a stone with time of impact equals 0.01 second. Kicking a football with a time of impact of a 0.1 second. Now change in momentum क्या होता है? Impulse, और impulse क्या होता है? Force into time. तो यहां से अगर मैं फोर्स की वैल्यू निकालूं तो वो क्या आएगा? चेंज इन मोमेंटम ओवर टाइम. नाउ चेंज इन मोमेंटम यानी इंपल्स, उसने सवाल में क्या दिया हुआ है? सेम, यानी कांस्टेंट. इट मींस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम. तो आपको चोट कब ज्यादा लगेगी, आपको दर्द कब ज्यादा होगा? जब आप ज्यादा फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, और फोर्स ज्यादा होती जाएगी अगर टाइम ऑफ कोलिजन कम होता जाएगा. नाउ एक सिचुएशन में आप स्टोन को किक कर रहे हैं और उसमें टाइम ऑफ इंपैक्ट कितना है, टाइम ऑफ कोलिजन कितना है? 0.01 सेकंड. और दूसरी सिचुएशन में आप फुटबॉल को किक कर रहे हैं और इसमें टाइम ऑफ इंपैक्ट या टाइम ऑफ कोलिजन कितना है? 0.1 सेकंड. 0.1 सेकंड इज अ ग्रेटर टाइम देन 0.01 सेकंड. तो टाइम दोनों सिचुएशंस में से किस सिचुएशन में कम है? सिचुएशन ए. तो सिचुएशन ए में जब इंपैक्ट का टाइम क्या होगा? कम होगा, तो इंपैक्ट फोर्स का जो होगा वो ज्यादा होगा. तो आपको किस सिचुएशन में ज्यादा फोर्स महसूस होगी, ज्यादा दर्द होने के चांसेस हैं, ज्यादा चोट लगने के चांसेस हैं? जब आप जाहिर सी बात है ईंट को यानी ब्रिक को किक कर रहे होंगे, क्योंकि टाइम ऑफ इंपैक्ट कम होने से फोर्स ज्यादा हो जाती है. आपके 115 एमसीक्यू का आंसर क्या होगा? अल्फा, यानी सिचुएशन ए. सो होपफुली आज के तमाम सवाल आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गए होंगे. अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज.